बच्चा जब उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करता है तो उसके अंदर अखलाक होते हैं। तालीम के बगैर तरक्की करना मुनासिब नहीं है। आज हमारे लोग तालीम से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर खर्च करते हैं कि हमारे पास महीने में 4 जुमा होते हैं और हम देखते हैं कि मस्जिदों में चंदा जमा होता है, सारी बातें होती हैं कि मस्जिद में एक जुमा, महीने में एक जुमा जो होता है हम एजुकेशन के नाम पे जमा करें, पूरा पैसा कलेक्ट करके हमारे अतराफ के जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर जाके जमा कराएंगे। उनकी जो जायज़ ज़रूरत है बच्चों की, जैसे यूनिफॉर्म है, चप्पल है, पेन है, कॉपी है, उनके फीस के मसाइल है या दीगर आने जाने के ट्रैवल्स के मसले, अगर गरीब बच्चा है तो क्या आप किस नज़र से देखते हैं? 4 जुमे में एक जुमा अगर गरीब बच्चों की तालीम के लिए दिया जाए तो ये बहुत अच्छा प्लानिंग हो सकता है। जमात इस्लामी हिंद, उसके बाद जमीयत उलमा हिंद और उसके बाद अहले हदीस और अहले सुन्नत के उलमा इकराम भी अगर इसके अंदर तवज्जो फरमाए, जैसे कि वो जो तो मदरसों में विजिट करते हैं, आपके पास विजिट करें, आपसे तबादला ख्याल करें कि आपके कॉलेज में, स्कूल में कितने बच्चे, उसमें यतीम कितने हैं, गरीब कितने हैं, नादिर कितने हैं, और वो जमीयत उलमा वाले भी अपने अपने निज़ाम के तहत से कुछ हिस्सा 15% 12% निकाल के आपसे पूरा जाँच पड़ताल करके अगर आगे बढ़े तो क्या वाकई इनकलाब आएगा? हाँ, इनकलाब ज़रूर आएगा। जो तंजीमें तो काम कर रही है अपने लेवल पे, लेकिन अगर ये तंजीमें 5 या 10% एजुकेशन के लिए भी काम करें तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। अपना ज़कात का पैसा एक जगह जमा करके एजुकेशन की तरफ लाए, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास खोले और फ्री में बच्चों को कोच करे तो ये बच्चे तरक्की ज़रूर कर सकते हैं। और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हमारे को कोई सहारा नहीं है। ना हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ना इस देश का सीएम, एक स्टेट का सीएम बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते हम। लेकिन हम IAS, UPSC, MPSC एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छी पोस्ट पे ज़रूर जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा तालीम, बहुत बड़ा हमारे लिए ज़रिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा एक की पोस्ट पे रहे ताकि वो समाज की खिदमत करने में उसको आसानी हो। जिसकी जो हैसियत है, जिसके पास जितना है वो दे सकता है अपने अपने हैसियत के मुताबिक। जैसा नोटबुक बच्चों को फराहम करना हो, यूनिफॉर्म देना हो, शूज़ देना हो, जैसी भी अपनी कैपेसिटी है वो हिसाब से हम मदद कर सकते हैं और हम ऐसे मदद करने वालों को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जो देना चाहते हैं दीजिए, वो बच्चों तक हम पहुँचा देंगे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं औरंगाबाद के एक सबसे मशहूर मारूफ स्कूल अलमीर स्कूल में आया हूँ। ये प्राइमरी और हाई स्कूल भी है और ठीक रोशन गेट जो तारीखी इलाका कहलाता है, तारीखी गेट कहलाता है, उसके बहुत करीब है। और हमारा आने का एक मकसद है, कई औरंगाबाद के दानिश्वर बोलिए या समझदार तबका बोलिए, जो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज में कोई बेदारी आए तालीम के माध्यम से, तो उसके लिए कुछ कोशिशें करें। तो कई लोगों ने हमको ऐसा मशवरे दिए थे, राय दी थे कि आप जो है तो स्कूल के टीचर से या हेडमास्टर से उनसे इंटरव्यू लीजिए और ज़कात के निज़ाम के तहत और अतियात के निज़ाम के तहत क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या इनकलाब आ सकता है, उसके ऊपर थोड़ा बातचीत कीजिए ताकि एक आवाम में बेदारी जाए। तो हम तमाम दानिशरों का, स्कॉलरों का और जिन्होंने हमें बहुत कीमती राय दी, उनका राय का एहतराम करते हुए आज हम यहाँ स्कूल में पहुँचे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले आपके स्कूल का पूरा नाम बोलिए और आपका नाम बोलिए और आपकी पोस्ट बोलिए। मैं शेख सईद, सदर मुदर्रिस, अलमीर प्राइमरी स्कूल, 27 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये इदारा 1972 का है। इसको अब्दुल्ला साहब ने क़याम किया था और यहाँ तकरीबन प्राइमरी और हाई स्कूल में 2000 बच्चा है और 50% बच्चा गुर्बत की हालत में है, जिनकी माली हालत बहुत ख़राब है। तो हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों की किसी न किसी तरह मदद की जाए। जैसा कि मस्जिदों में, मदरसों में ज़कात का वगैरह का पैसा दिया जाता है, तो अगर ये बच्चों की तालीम के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाए तो ये उम्दा तालीम हासिल कर सकेंगे और इनके जो मसाइल हैं बच्चों के हल हो सकेंगे। जैसा नोटबुक नहीं है, बच्चा उसके लिए स्कूल नहीं आता है। किताबें तो खैर गवर्नमेंट देती है, लेकिन बहुत सारे वसाइल तालीम के लिए लगते हैं। अगर ये ना होने की वजह से बच्चे स्कूल ना आते हैं और उनका तालीम नुकसान होता है, तो वो तालीम एक ऐसा ज़रिया है तरक्की का। तालीम से ही इंसान तरक्की कर सकता है, तालीम के बगैर तरक्की करना मुनासिब नहीं है। और आज के हालात के हिसाब से हर एक को तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब वो तालीम याफ्ता होगा तभी उसके घर की काया पलटेगी और वो अपने घर को, अपने ख़ानदान को, अपने समाज को संवार सकेगा। तो ज़िंदगी में तालीम की बहुत अहमियत है और हमारी कौम आज जाग रही है, बेदार हो रही है तालीम के लिए, लेकिन और इससे ज़्यादा बेदार होने की ज़रूरत है। जो मोबाइल का इस्तेमाल होने की वजह से आज हमारे बच्चे थोड़े से तालीम से हट गए हैं, ज़्यादा वक्त मोबाइल की तरफ दे रहे हैं।
और तालीम की तरफ नहीं दे रहे हैं, इससे उनका नुकसान हो रहा है, इसके मुझे असरात है। तो हम चाहते हैं और हमारी दिली तमन्ना है कि बच्चे, हर बच्चा, हमारा कौम का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खुद खड़ा रहे और हम कौम के जो मालदार लोग हैं, जो हैसियत रखते हैं, वो तालीम के लिए बच्चों की मदद करें। प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी भी है और हायर एजुकेशन में भी बच्चों की मदद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पैसों की वजह से, माली हालत की वजह से वो आगे नहीं जा पाते और रुक जाते हैं, उनकी तरक्की हो नहीं पाती। लेकिन इसलिए उनको सपोर्ट की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हो सके तो ज़कात का भी पैसा हो, ये अगर इन बच्चों को दिया जाए तो आगे अपनी तालीम वो मुकम्मल कर सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है, जैसा आपने जानकारी दी तमाम दर्शकों को, 2000 बच्चे आपके पास पढ़ते हैं टोटल, तो इसमें कितने फीसद बच्चों के वालिदैन जो खामोश तरीके से मतलब एक अपने शर्म के बारे कह पाते हैं कि सर हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है या हमारी फीस माफ़ कर दीजिए, हमारे बच्चे के पास चप्पल को पैसे नहीं है, काफ़ी पैसे नहीं है, ऐसे कितने फीसद लोग हैं जो आपके साथ दबे दबे अल्फाज में इज़हार करते हैं? सर 40 से 50% बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनके पास यूनिफॉर्म ही नहीं रहता है, यहाँ तक कि उनको पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं होती है। उनको बार बार बोला जाता है कि आप बच्चे शूज़ पहन के आइए बेटा, स्कूल में आ रहे हैं आप, तो बोलते नहीं है सर हमारे पास शूज़। तो ऐसी हालत 40 से 50% हमारे पास पेरेंट्स की है, तो उनकी मदद करना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। सर आप बता सकेंगे तमाम दर्शकों को, महंगाई का दौर है, एक पेन, कॉपी या रजिस्टर और कंपास की कीमतें कितनी है ताकि वो खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, एक अंदाज़ा कि हमें तो पता नहीं है। आज तकरीबन अगर किताबें गवर्नमेंट की छोड़ भी दी जाए तो कम से कम 800 से 1000 रुपये बच्चों को कापियाँ वगैरह को लगते हैं, क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ चुकी है, स्टेशनरी की जो कीमतें हैं बहुत बढ़ चुकी है। तो मगर कैसा है मालूम क्या, आज हमारे लोग तालीम से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर खर्च करते हैं, तालीम पे नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि बच्चे अपना दूसरे अखराजात को कम कीजिए और तालीम पे खर्च कीजिए, क्योंकि ये चीज़ है ना अपने को फ़ायदेमंद है और ये फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है तालीम। सर जैसा अभी आपने कहा कि लोग जो तो फजूल खर्ची करते हैं, ये बात सही है, काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन हम ये भी माशरे में हमारा भी खुद का सर्वे है, आपको शायद इनमें बात होंगी, लेकिन ऐसे भी कुछ माँ बाप है, वालिदैन है, बच्चे हैं कि जो इनकी फजूल खर्चा नहीं है लेकिन वो तंग दस्ती का शिकार है, तो इसके बारे में थोड़ा सा वजाहत फरमा दें आप। देखो आज बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों को रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, जिसकी वजह से उनकी माली हालत दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। कोविड की वजह से 2 साल से तो बहुत बुरे हाल हो चुके हैं, यहाँ तक कि उनके खाने के भी मसले पैदा हो चुके हैं, तो वो इधर कैसे खर्च करेंगे, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे समाज के सामने, हमारे कौम के सामने। सर आप बता पाएंगे कि सर जैसा कि आप जब फॉर्म भरते हैं, एडमिशन होता है, तो उनकी कुछ ना कुछ एक मेयार देखा जाता है कि आपके वालिदैन सरकारी नौकरी पे है, प्राइवेट पे है, कर्ज आती है, कितने फैमिली से क्या है, एक मोटे मोटे तौर से 2000 बच्चों में से कितने फीसद लोग हैं जो किराए से रहते हैं? 30 से 35 पेरेंट्स ऐसे जो किराए के घर में रहते हैं, लेकिन हम तो हर बच्चे को एडमिशन देते हैं, हम उनका क्राइटेरिया नहीं देखते हैं कि आपके वालिद क्या करते हैं, ये नहीं देखते। हम बच्चा स्कूल में आ गया है, उसकी अगर एज हो गई है, उम्र हो गई है, तो हम उसको एडमिशन दे देते हैं। सर ऐसे कितने बच्चों के वालिदैन जैसा रिक्शा ड्राइवर है, होटल में काम करते हैं, भाजी पाला बेचते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, गौंडी काम करते हैं, पेंटर काम करते हैं, सुतार काम करते हैं या फल फ्रूट गाड़े लगाते हैं, ऐसे कितने बच्चों के वालिदैन जैसा आपके साथ बोलते होंगे ना, बच्चे बोलते होंगे या उनके वालिदैन बोलते होंगे, तो कितने फीसद है 2000 में? 2000 में 90% ऐसे पेरेंट्स हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, 90% से अभाव भी हो सकते हैं। तो उनके शोबे जात का नाम बताइए आप। जैसा रिक्शा चलाना है, सब्ज़ी बेचना है, फ्रूट बेचना है, गैरेज चलाना है, गैरेज पे काम करना है, उसके अलावा तुम्हारे होटल में काम करना है, छोटे मोटे जो चीज़ें होती है वो फ़रोग करना है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कारोबार करके अपना गुजर बसर करते हैं। 90% के करीब करीब ऐसे लोग हैं। सर क्या हमारे जब हम सर्वे कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा है कि भाई ऐसा निज़ाम भी होना चाहिए, ज़रूरत है कि ऐसा आपके ज़ेर इंतज़ाम जैसा एक प्राइवेट कोचिंग क्लास हो जिसमें कंप्यूटर हो और आला तालीम के निज़ाम हो, उसके हट के भी थोड़ा बहुत कि सर ये मुमकिन है कि ज़कात का निज़ाम अगर आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़े तो आपके इसके हट के इन्हें प्राइवेट लेवल पर, ताकि उनका मेयार ऊँचा हो और वो बच्चे भी IAS ऑफिसर बन सके, डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, क्या मुमकिन है सर इस तरह से? हाँ मुमकिन है, अगर मालदार लोग अपना ज़कात का पैसा एक जगह जमा करके एजुकेशन की तरफ लाए, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास खोले और फ्री में बच्चों को कोच करे,
तो ये बच्चे तरक्की ज़रूर कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी, आज के हालात के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। सर हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर तो खैर बच्चे पढ़ते ही हैं, लेकिन बहुत से वालिदैन की चाह रहती है कि वो इसलिए भी कोचिंग क्लासेस लगाते हैं कि और ज़्यादा उनके तालीमी मेयार में पुख्तगी आए, वो बढ़े। तो ऐसे कितने फ़ीसद माँ बाप जो कोचिंग क्लास लगाना चाहते हैं लेकिन वो लगा नहीं पाते, उसका आंकड़ा कुछ 60% के करीब करीब ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कोचिंग क्लास की फ़ीस होने की वजह से वहाँ कोचिंग में नहीं भेज सकते। जैसा कि मैं खुद कल परसों एक कोचिंग क्लास को विज़िट किया है, आकाश बोल के, तो वहाँ पर फीस थी 2,90,000 रुपये। अब भला आम आदमी 2,90,000 रुपये कैसा भरेगा, सोचने का मुकाम है। अगर पढ़ाना भी चाहता है पेरेंट्स, लेकिन उतनी फीस बेयर नहीं कर सकता ना, वो कैसा भर पाएगा, तो ये नुकसान होगा बच्चे का। इसके लिए हमारे पास फाउंडेशन कायम करना चाहिए और ऐसे बच्चों की मदद करना चाहिए। सर ये क्या मुमकिन है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ कि साहिब निसाब इस्तात लोग आपके पास आए, कमेटी बना के बोलो या इनफरादी तौर से बोलो, और आप एक जो उनके साथ में मीटिंग के दौरान जिम्मेदारी ले कि भाई 50 बच्चों के इतना हमारे पास सरमाया जमा हुआ है और उनको अपने बल के ऊपर ITI बोलो, पॉलिटेक्निक बोलो, इंजीनियरिंग बोलो, डॉक्टर बोलो, या उनकी जो भी काबिलियत हिसाब से, क्या अगर कुछ लोग आपके साथ मदद के लिए आ गया है तो क्या आप भी वक्त जान माल लगा सकेंगे, हम उनकी भागदौड़ करेंगे? अगर कुछ ऐसा अगर कोई बनाते हैं लोग, प्लानिंग करते हैं, मनसूबा बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, तो मैं हर वक्त उनके लिए साथ तैयार हूँ, हर वक्त उनके लिए देने के लिए मैं तैयार हूँ। अपना माली में मदद कर सकता हूँ और अपना मेहनत भी उनके लिए साथ में कर सकता हूँ। सर हम देखते हैं कि आजकल उर्दू जो एजुकेशन जो इदारे हैं, हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर देखा जाता है कि परमानेंट टीचर बहुत कम होते हैं। अब सवाल ये है कि वो टीचर तो आप रखे हैं, आपने अपॉइंटमेंट किया है, तो उनकी तनख्वाहों का मसला आप किस तरह इन्हें किस तरह तकलीफ से दो चार होते हैं, उसके ऊपर रोशनी डालिए ताकि सामने वाले को जो हम बताना जा रहे हैं उनको भी एक एहसास हो। नहीं तो आमतौर से क्या होता है, बदनामी होती है कि लूट रहे हैं, फीस ले रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत जो तो वो उनको मालूम नहीं होता। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, प्री प्राइमरी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेती है। प्री प्राइमरी का चलाना है, गवर्नमेंट बोलती है तुम अपने लेवल पे चलाइए उसको। तो अगर उसको एक टीचर्स को भी रखना है तो मिनिमम 5 से 7 हज़ार रुपये उसको तनख्वाह देना है। अगर एक क्लास में 40 बच्चा है तो उनसे कलेक्शन करके उनको देना है, जबकि फीस के लिए पेरेंट्स 100 रुपये भी देने को तैयार नहीं होते। तो बताइए वो टीचर्स को तनख्वाह कैसे दी जाएंगी? तो ये ऐसे हालात में बड़े तकलीफ होती है और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे भी कहा है, मैं बहुत खुल के आपसे पूछ रहा हूं और ताकि उनकी नुमाइंदगी हो जाए और आपका जवाब भी आ जाए, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई अंसारी साहब हमारे पास तो सरमाया नहीं, लेकिन कौम का जज्बा है, मिल्लत का जज्बा है, मैं एक डजन रजिस्टर जो है तो वहाँ स्कूल में ले आके दे दूंगा और 10 करा दूंगा, साहब मेरा नंबर ले लीजिए, और किसी गरीब बच्चे को साल के दरमियान है, किसका अगर रजिस्टर खत्म हो जाए तो एक सवाब की नीयत से मुझे दे दीजिएगा ताकि बच्चे के तालीम का मेयार नुकसान ना हो। तो इस तरह की शक्लों में अगर कोई देना चाहे, या ऐसे लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप, अगर बड़ी ताकत नहीं दे पा रहे तो? जिसकी जो हैसियत है, जिसके पास जितना है वो दे सकता है अपने अपने हैसियत के मुताबिक। जैसा नोटबुक बच्चों को फराहम करना हो, यूनिफॉर्म देना हो, शूज़ देना हो, जैसी भी अपनी कैपेसिटी है वो हिसाब से हम मदद कर सकते हैं, और हम ऐसे मदद करने वालों को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जो देना चाहते हैं दीजिए, वो बच्चों तक हम पहुंचा देंगे। सर एक कुछ लोगों में से मतलब मशवरे चले, कई लोगों के मशवरे सामने आए, वो मशवरों को मैं आपके गोशगुजार करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कि तबादला ख्याल के दौरान ये बात भी पॉइंट्स बीच में रख देना कि हमारे पास महीने में 4 जमा होते हैं, और हम देखते हैं कि मस्जिदों में चंदा जमा होता है, सारी बातें होती हैं। तो कुछ रोशन ख्याल लोगों का ऐसा तबका का ऐसा मशवरा है, एक उनका ख्याल है कि मस्जिद में एक जुमा, महीने में एक जुमा जो तो हम एजुकेशन के नाम पर जमा करें, और पूरा पैसा कलेक्ट करके हमारे अतराफ के जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर जाके जमा कराएंगे। उनकी जो जायज़ ज़रूरत है बच्चों की, जैसे यूनिफॉर्म है, चप्पल है, पेन है, कॉपी है, उनके फीस के मसाइल है, या दीगर आने जाने के ट्रैवल्स के मसले, अगर गरीब बच्चा है तो क्या आप किस नगाह से देखते हैं मशवरों को? अगर ये ऐसा मशवरा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक जुमा एजुकेशन के नाम पे रखा जाए ताकि जितना भी कलेक्शन होगा वो गरीब बच्चों को, करीब के स्कूल हो या अतराफ के जो भी स्कूल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं उनकी मदद की जा सकती है। 4 जुमे में एक जुमा अगर गरीब बच्चों की तालीम के लिए दिया जाए तो ये बहुत अच्छा प्लानिंग हो सकता है, और इसके असरात भी अच्छे होंगे और इससे बहुत सारा फ़ायदा भी होगा। सर हम बतौर आप जो हेड मास्टर के, आपका बड़ा सफ़र लंबा रहा है, सर्विस के दौरान हज़ारों बच्चों से आपको रूबरू हुए, वालिदा से रूबरू हुए, एक तजुर्बे की रोशनी बताइए कि मुसलमान जैसा ये मसाइल सामने आए हैं, जो पेशकश सामने आई, अगर हम उसको 10-20 साल अगर पहले अमल में ला लेते थे
तो सूरत हाल क्या होती, देर आए दुरुस्त आए, अगर आपसे शुरू होते हैं तो आने वाले वक्तों में इसके असरात कहाँ कहाँ और किस तरह पड़ेंगे? देखिए, आज के हालात के हिसाब से हमारे बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हो गए। कोई बच्चे नीट में अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर रहे हैं, तो कोई आईआईटी में कर रहे हैं, कोई अभी एक बच्चा हमारे पास जालना से जो आईएएस बना है। तो ये मेहनत लोगों की बेदार होने की वजह से हुई है। अगर इससे पहले हम बेदार हो जाते तो इसके अच्छे नतीजे हमारे सामने होते थे। तो इसके लिए हमको और कोशिशें करना बहुत ज़रूरी है। सर, हम देखते हैं कि हमारे देश में, मुल्क में 4 ऐसी बड़ी बड़ी इस्लामी तंजीमें, जमातें हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है जमात इस्लामी हिंद, उसके बाद जमीयत उलमा हिंद, और उसके बाद अहले हदीस और अहले सुन्नत। तो ये तमाम उलमा हमारे अकाबरीन जो बहुत काबिल एहतराम हैं और बहुत शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, आदमी मदारिस कायम कर रहे हैं, वहाँ पर एजुकेशन का माहौल कायम कर रहे हैं। कि क्या मुमकिन है सर कि ये मेरी अपनी राय नहीं, लोगों के अपने मशवरे थे, मैं आपके सामने खाली गोशगुजार कर रहा हूँ कि उलमा इकराम भी अगर इसके अंदर तवज्जो फरमाए, जैसे कि वो जो मदरसों में विजिट करते हैं, आपके पास विजिट करें, आपसे तबादला ख्याल करें कि आपके कॉलेज में, स्कूल में कितने बच्चे हैं, उसमें यतीम कितने हैं, गरीब कितने हैं, नादिर कितने हैं, और वो जमीयत उलमा वाले भी अपने अपने निज़ाम के तहत से कुछ हिस्सा 15% 10% निकाल के आपसे पूरा जांच पड़ताल करके अगर आगे बढ़े तो क्या वाकई इनकलाब आएगा? हाँ, इनकलाब ज़रूर आएगा। जो तंजीमें तो काम कर रही है अपने लेवल पे, लेकिन अगर ये तंजीमें एक 5 या 10% एजुकेशन के लिए भी काम करें तो बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। सर, औरंगाबाद के, मराठवाड़े के और महाराष्ट्र के, क्योंकि हमारे चैनल ज़्यादातर महाराष्ट्र में देखा जाता है, बाहर भी देखा जाता है, तो कम से कम महाराष्ट्र के हद तक तमाम ऐसे साहब हैसियत मुसलमान जो रोशन ख्याल है और जो रोनर होते हैं कि हमारी कौम कहाँ जा रही है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मुसलमानों को क्या हो गया है, बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, तो उनसे आप दर्दमन क्या अपील करेंगे ताकि वो अपील होने के बाद कुछ बदलाव आए, इनकलाब आए? देखिए, मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर हमारे को कोई सहारा नहीं है। ना हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ना इस देश का सीएम, एक स्टेट का सीएम बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते हम। लेकिन हम आईएएस, यूपीएससी, एमपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके अच्छी पोस्ट पे ज़रूर जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा तालीम, बहुत बड़ा हमारे लिए ज़रिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा एक की पोस्ट पे रहे ताकि वह समाज की खिदमत करने में उसको आसानी हो। सर, एक सवाल जाते जाते जहन में आ गया कि ये आजकल बहुत चर्चा का विषय है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई उर्दू मीडियम से पढ़ के क्या फ़ायदा, चाहे मराठी मीडियम पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं। मेरा सीधा सवाल ये है, क्या उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने में नुकसानात है, और है तो क्या है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? मेरे लिहाज से उर्दू मीडियम में से कोई नुकसान नहीं है। उर्दू मीडियम तालीम का ऐसा ज़रिया है जिसमें तीनों लैंग्वेज पे आप कमांड हासिल कर सकते हैं। आपको उसमें मराठी भी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, अरबी भी आती है। और इसमें क्या होता है, उर्दू मीडियम से उसमें अखलाक पैदा होते हैं। बच्चा जब उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करता है तो उसके अंदर अखलाक होते हैं, जबकि अदर मीडियम से बच्चा तालीम हासिल करेगा तो अखलाक उसके अंदर नहीं आएंगे। लेकिन उर्दू मीडियम से पढ़ने में अखलाक आते हैं और इंसानियत क्या है, इंसान को ज़िंदगी कैसी गुजारना चाहिए, ये अंदाज उसके अंदर पैदा होता है। इस तरह से आपने देखा कि इस स्कूल के हेडमास्टर मुदर्रिस साहब, सदर मुदर्रिस साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, और हमारा आने का एक मकसद भी था कि कई लोग मुस्लिम समाज से वाबस्तगी रखने वाले बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो एक तरफ रखते हैं, जज्बा रखते हैं, उन्होंने, कई लोगों ने मुझसे मुलाकातें की, फ़ोन पे बातचीत किया कि साहब आपके चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा इंटरव्यू कवर कीजिए ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए और कुछ बदलाव आ जाए। तो हम उन्हीं की ख्वाहिश का, उन्हीं की राय का एहतराम करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, और हमारा काम भी है तमाम धर्म समाज को लेकर चलना और हर समाज के अंदर बेदारी का काम करना। और क्योंकि सच्चाई है, एक सिस्टर कमेटी की रिपोर्ट भी आई है कि पूरे देश के अंदर आज सबसे पिछड़ा हुआ को समाज है तो मुस्लिम समाज है, जो दलित से बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। और ये ऑन द रिकॉर्ड है, ये कुछ हमारा अपना सर्वे भी नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है। और हम इस वक्त, मुझे एक बात बहुत याद आ रही है, आज से 8 या 10 साल पहले ईटीवी का एक सर्वे हुआ था और पूरे देश के अंदर, तो उसमें सर्वे में यह पाया गया था कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों का 4% तबका जो है तो अरबी मदारिस में ज़ेर तालीम है। 4%, नोट कीजिए आप, 4%। और 96% तबका इस तरह से प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और जो भी है वहाँ पर पढ़ता है। अब सवाल ये, हम अमूमन देखते हैं, सर्वे में देखते हैं, रिवायतों में देखते हैं कि जब भी रमज़ान आता है तो हम जो है तो तमाम तर, यानी कि 80-85% हमारी ज़कात जो है तो कहीं ना कहीं मदरसे और मस्जिदों में जाती है। हम उसके मुखालिफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वक्त हालात के हिसाब से ज़रूरत भी थी और वो ऊपर वाले ने काम पूरा किया, अच्छी बात है। लेकिन नए स्वरूप में, नए हालात में जितनी कमीशन की रिपोर्ट आई है, खासकर सिस्टर कमेटी रिपोर्ट है, रंगनाथ जो मिश्रा कमीशन रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी रिपोर्ट है, ऐसे कई मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट आई हैं कि मुसलमान बद से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
तो क्या ही अच्छा हो कि आज इस तमाम देश के हमारे चारों इस्लामिक तंजीमों के जिम्मेदार है वो आगे आए और तमाम उर्दू स्कूलों में कॉलेजों में आप विजिट करो साहब, आप यकीनन आप अच्छा काम करें, आपकी काम को सलाम। लेकिन आप स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, वहाँ की सूरत हाल का जायजा ले कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके वालिदैन की जो माली हालत क्या है। या आप अगर काम करते हैं तो कौम आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहती है। और जैसा कि कुछ मशवरे आए थे कि कम से कम 4 जुमे का एक जुम्मा, जो महीने में 4 जुमे होते हैं, एक जुमे का चंदा जो तो एजुकेशन के नाम पे हो और अपने अपने मसाजिद से लोग जो तो कापे की शक्ल में, यूनिफॉर्म की शक्ल में, चप्पलों की शक्ल में, पेन है, किताब है, तख्तियाँ और दीगर जो है मसाइल है, उस पर अगर आप खर्च करें तो यकीनन तौर से एक बहुत बड़ा निकलाब आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम औरंगाबाद के मराठवाड़ा की जो मुसलमान जो सोच रखते हैं, जो खाली हम देखते हैं बयानात करते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, कमेंट्स करते हैं, रोना रोते हैं, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, एक दूसरे पे इस्लाम तराशियाँ होती है। तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोगों ने जो हमको राय दिया, वो राय का हमने एहतराम किया, सर के सामने बात रखे, सर ने बहुत अच्छा जो सजेशन दिया और एक इजहार कर दिया अगर ऐसे लोग आते हैं हमारे कॉलेज को, स्कूल सपोर्ट करते हैं तो ये इनको सपोर्ट नहीं है, इनको सब एक बात जहन में बिठा लीजिए, इनको सपोर्ट नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चों को ताकत मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं नई नस्लें जो है तो वो तालीम के मैदान में आगे आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ आप ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि हम बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि रमज़ान के महीने में आप शुरुआत दीजिए क्योंकि तारीख़ शहर औरंगाबाद है, बुजुर्गान औलिया का शहर कहलाता है और यहाँ से जो तहरीक उठती है वो मराठवाड़े पे, महाराष्ट्र पे असरअंदाज होती है। ये शहर को खुशियत हासिल है। तो उम्मीद करते हैं तमाम शहर के लोग एक व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए एक पैगाम दे, एक दूसरे को जो है तो एक दूसरे को हौसला अफजाई करे किस तरह से हमें काम करने की जरूरत है। और क्या ही अच्छा हो कि वीडियो वायरल होने के बाद कोई नेक बंदा, कोई अच्छा बंदा जो सोच रखता है यहाँ पर आए, कोई कहे कि सर ये 6 कापी ले लीजिए, 2 कापी ले लीजिए, या आखिरी दर्जे पे कि मैं गरीब हूं लेकिन मेरे दिल में जज्बा है, एक 10 रुपए का पेन ले लीजिए। और ऐसा बच्चा जो गरीब है, नादिर है, इसका पेन नहीं है, उसको आप पेन दीजिए। अगर ये सोच के साथ भी बढ़े तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद सालों में देश में मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम जिन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट की थी और इसरार किया था कि ये काम कीजिए, तो हमने वो काम कर दिया, हमने हमारी जिम्मेदारी को पूरा किया। और हम सर को भी बहुत सलाम करते हैं इनकी सोच को कि बहुत खुल के कहा है। हम तो डर रहे थे पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने खुल के कहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इनके विचारों को, इनकी सोच को आप लब्बैक कहेंगे और औरंगाबाद से कोई तहरीक शुरू कर दीजिए और रोना बंद कर दीजिए। ये वक्त और हालात का तकाजा है। चलिए हम आप स्कूल के नीचे के शहर के हिस्से में आए हैं, ये अंडरग्राउंड कहलाता है। यहाँ पर अब एक बैठे हुए शख्स दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे कम से कम हमारे पास 956 बच्चे हैं जी, 1st to 7 के जी। तो हम 2 हिस्सों में जो तो उनको डिवाइड करके 20 मिनट का इंटरवल रहता है हमारा और डेली जो तो 400 बच्चों को हम 20 मिनट के अंदर खिचड़ी तकसीम कर देते हैं। सर फिर जाहिर सी बात है खिचड़ी जब बच्चे खाते होंगे तो यकीन उनका एक वक्त तक खाना तो थक जाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं और पूरा सिस्टम से खाते हैं। हमारे पास जो बच्चे जो तो पेट भर के खाना खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो खाली डब्बे लेके आते हैं टिफिन डेली, जिनके घर में कभी टिफिन नहीं रहता तो वो खाली बच्चे जो तो टिफिन अपना डेली यहाँ लेके आते हैं हमारे पास। तो कितने साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है ये खाना? ये पहली से 1st to 7 के बच्चे हैं, जो फर्स्ट के जो तो 6 से 7 साल के बच्चे रहते हैं, वैसा 2nd, 3rd, 4th जो तो अलग अलग क्लास के उम्र के बच्चे। फर्स्ट के 6 साल की उम्र है कम से कम। यानी कि जो गरीब बच्चे ने अगर टिफिन नहीं लाया तो कम से कम वो यहाँ भूखा नहीं रहेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हर दिन अलग अलग खाना है, मूंग दाल है, मठ है और दाल चावल है, ऐसा डेली का एक हफ्ते का पूरा रूटीन है हमारा। जैसे सर ने बताया कि हम 850-900 करीब बच्चों को जो खिचड़ी जो तो प्रोवाइड करते हैं, इनको देते हैं, एक बहुत खुशी की बात है। और जहाँ पर ये स्कूल है, ये सलाम बस्ती एरिया कहलाता है, आसपास किरारपुरा है, रहमानिया कॉलोनी है, शाह बाजार है, आधे से ज़्यादा सलाम बस्ती के बच्चे आते हैं। उन माँ बाप के लिए वाकई खुशी की खबर है जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा अब जाएगा तो टिफ़िन में क्या दूँ, रोटी दूँ, भाजी दूँ, प्याज दूँ, अचार दूँ, ऐसे तसुरात भी आते हैं गरीबी के मारे। तो बहुत अच्छी बात है। जैसा सर ने कहा कि बच्चा खाली हाथ भी आ जाए, खाली डब्बा के साथ भी आ जाए तो उसको स्कूल में खाना इतना मिल जाता है तो पेट भर जाता है। हम तमाम वालिदैन से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी अपने बच्चे को वक्त रवाना कीजिए क्योंकि आपके खाने का इंतजाम स्कूल कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप खाने का बहाना बनाकर बच्चों को रोक ले रहे, ये बहुत गलत बात है। यहाँ खाने का इंतजाम है, पानी भी है, लाइट है, बाथरूम में हमने पूरा जायजा लिया। तो उम्मीद करते हैं वालिदैन जो है तो इस बात पर अहमियत देंगे और अपने बच्चों को सही वक्त पर स्कूल रवाना करने की आप कोशिश करें।